एवरीवन, तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 82। ये टर्म्स जो है वो आपके एमसीक्यूज़ में, आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके रिटन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली इन टर्म्स को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे चैप्टर में और आगे यानी फर्दर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और गायनी की वार्ड में स्पेशली बहुत हेल्प होगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म है हमारे पास एन ओव्यूलेटरी साइकिल। तो ओव्यूलेटरी साइकिल आपको पता है जिसमें ओव्यूलेशन होगी, बेसिकली जो नॉर्मल साइकिल में होता है, सही। लेकिन एन ओव्यूलेटरी साइकिल कौन सी होती है? एन अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आपको लगा हुआ मिल जाए तो मोस्टली उसका मतलब यही होता है कि वो चीज़ उसमें नहीं प्रेजेंट, मीन्स एब्सेंट है। तो ये ऐसी सेक्सुअल साइकिल्स हैं आपकी, ऐसी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं बेसिकली आपकी, जिसके अंदर आपको ओव्यूलेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई। लेकिन अब अगली चीज़ आती है कि हमें ओव्यूलेशन क्यों नहीं मिलेगी। तो हमें ओव्यूलेशन इस वजह से नहीं मिलती कि हमें एलएच सर्ज नहीं मिल रहा है। ओव्यूलेशन कब होती है? जब एलएच सर्ज होगा। जब एलएच सर्ज ही नहीं है तो फिर हमें ओव्यूलेशन कैसे मिल सकती है? तो एलएच सर्ज की कमी की वजह से हमें क्या मिलती है? एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स। अब एन ओव्यूलेटरी साइकिल हमें दो दो जगह नज़र आती हैं। ठीक है, दो मतलब टू प्लेसेस हैं जैसी, जहाँ पे हमें नज़र आएंगी। सबसे पहले हमें कहाँ दिखाई देती है? ज़्यादातर वो होती है जो आपकी क्या कहते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी की जो साइकिल्स होती हैं, फ्यू साइकिल्स अप्रॉक्स 1 ईयर तक आपको जैसे साइकिल हम कहते हैं ना, नॉर्मल होने में टाइम लगता है। तो उसमें क्या वजह होती है कि उसमें बहुत सी साइकिल्स जो होती हैं वो एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं, उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती। ठीक, अब दूसरी हमें कहाँ मिलती है कि बिफोर मेन्यूपॉज। ठीक है, एक तो आपको मिल रही है स्टार्टिंग में और एक आपको मिल रही है एंड में। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है उसकी स्टार्टिंग में आपको एनोव्यूलेटरी साइकिल्स मिलती है और उसके एंड में, मतलब आफ्टर प्यूबर्टी एंड जस्ट बिफोर मेन्यूपॉज, मतलब मेन्यूपॉज के 1 साल 2 साल मतलब होने से पहले एनोव्यूलेटरी साइकिल्स मिलती हैं। तो फिर हमें इससे भी एक क्या कहते हैं, ये वो चीज़ हो जाती है आपके पास, क्या कहते हैं, मार्कर होता है आपके पास कि अब आपको अलार्मिंग साइन है कि अब आपको मेनोपॉज होने वाला है, सही। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मेनार्की। मेनार्की सिंपल वही चीज़ कि ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्की। मतलब पहली दफ़ा अगर किसी लड़की को, जैसे हम कहते हैं पीरियड्स हो रहे हैं, तो उसका जो फर्स्ट पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्की, सही। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी। मेनोपॉज जो है उसमें आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर आपके पास, जैसे मैं बताती हूँ आपको मेनोपॉज होता क्या है। मेनोपॉज बेसिकली है सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन ओल्ड एज। इन ओल्ड एज को मैं क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ? क्योंकि अगर आपके पास जैसे एमसीक्यू आता है या किसी भी तरीके से आपसे बोलते हैं कि आप हमें डिफाइन मेनोपॉज, तो अगर आप कह देंगे कि बेसिकली इट इज सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो ये रॉन्ग डेफिनेशन है। क्यों रॉन्ग डेफिनेशन है? क्योंकि सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन तो मेनोपॉज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने एज नहीं बताई है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना क्या है कि सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन ओल्ड एज इज़ मेनोपॉज। अगर वो मेंस्ट्रुएशन उसकी स्टॉप हो रही है या फिनिश हो रही है, ओल्ड एज नहीं है, तो फिर वो मेनोपॉज भी नहीं है, क्योंकि वो पैथोलॉजिकल चीज़ आ गई है। ठीक, तो आपसे कोई मेनोपॉज पूछे तो आपने कंप्लीट पूरा बताना है कि सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन ओल्ड एज। मेनोपॉज हमें ओल्ड एज में ही क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारे पास जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं उसके लेवल जो है वो हमारे पास मिनिमम आ जाते हैं। और चूंकि मैंने आपको बताया कि हमें वो एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स जो है वो दो जगह पे मिल रही थी, एक प्यूबर्टी और एक मेनोपॉज पे। आपके पास एक और बात भी पूछ सकते हैं कि जैसे मेनोपॉज को कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे। तो मेनोपॉज को कंफर्म करने के लिए हम एलएच और एफएसएच का टेस्ट करेंगे। अब हम क्यों करेंगे एलएच और एफएसएच का टेस्ट? क्योंकि हमारे पास मेनोपॉज के टाइम पे एस्ट्रोजन की सिक्रीशन नहीं हो रही होती है, बहुत कम हो रही होती है। तो एस्ट्रोजन जो है अगर वो नहीं निकल रहा है तो वो जाके आपके पास गोनाडोट्रोपिन्स को इनहिबिट नहीं कर रहा ना। अगर गोनाडोट्रोपिन्स इनहिबिट नहीं हो रहे तो एलएच और एफएसएच बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो एलएच और एफएसएच हमें मेनोपॉज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड मिलते हैं। ठीक, इससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एमेनोरिया। अब मेनोरिया क्या होता है कि आपके पास जैसे पीरियड्स हो रहे हैं। अब एमेनोरिया क्या है कि आपके पास मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही एट एनी एज। ये माइनर सा फ़र्क है मेनोपॉज और एमेनोरिया में। क्या फ़र्क है? एज। एज आपके पास बेसिकली फ़र्क है किसमें? मेनोपॉज और एमेनोरिया में। आपसे अगर कहा जाए सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, बस अगर यही कहते हैं तो फिर आप नहीं बता सकते कि आपसे वो मेनोपॉज कह रहे हैं या एमेनोरिया कह रहे हैं। अगर वो आपसे कहते हैं कि सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट ओल्ड एज, तो फिर वो होगा मेनोपॉज। और अगर वो आपसे बोलें कि सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट एनी एज, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? एमेनोरिया। हमारे पास एमेनोरिया जो है वो बेसिकली दो टाइप्स का है। एक हमारे पास होता है ट्रू एमेनोरिया और एक होता है हमारे पास फॉल्स एमेनोरिया। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? फॉल्स एमेनोरिया को मैं आपको पहले बता देती हूँ। फॉल्स एमेनोरिया बेसिकली होता क्या है
कि इसमें आपके पास जो मेंस्ट्रुएशन है वो तो हो रही है, ठीक है, तभी ये फॉल्स है। लेकिन जो आपका आउटफ्लो ट्रैक्ट है ना, वो क्लोज हुआ हुआ होता है। जब आउटफ्लो ट्रैक्ट ही क्लोज हुआ हुआ है तो वो बाहर कैसे आएगा? आउटफ्लो ट्रैक्ट बेसिकली कहाँ पे ब्लॉकेज आ सकती है? एट द लेवल ऑफ सर्विक्स पे, या आपका विजाइना या वल्वा। इन 3 प्लेसेस पे अगर आपको कहीं ब्लॉकेज मिल रही है, या बेसिकली जो आपका आउटफ्लो ट्रैक्ट है जहाँ से बाहर आना है वो जगह अगर आपकी ब्लॉक है, तो फिर आप उस चीज़ को क्या लेबल करेंगे? फॉल्स एमेनोरिया। क्योंकि अंदर सब कुछ प्रॉपर हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन सब कुछ प्रॉपर हो रही है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो वो बेसिकली क्या है? फॉल्स एमेनोरिया। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू एमेनोरिया। अब जो ट्रू एमेनोरिया है बेसिकली उसमें क्या है कि आपके पास मेंस्ट्रुएशन का जो फंक्शन है वो वाकई में सप्रेस्ड हो रहा है, कोई मेंस्ट्रुअल फ्लूइड नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, सही है, मतलब मेंस्ट्रुएशन हो ही नहीं रही है। तो वो 2 टाइप्स की होती है इसमें हमारे पास, एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल हमें कहाँ कहाँ मिलेगी? सबसे पहले तो वो आपको प्यूबर्टी से पहले मिलेगी, ठीक है। एक आपको मिलेगी मेनोपॉज के बाद, ये तो नॉर्मल है ना, मतलब एक आपको बिफोर क्या कहते हैं प्यूबर्टी, और एक आपको मिलेगी आफ्टर मेनोपॉज, ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी आपको कहाँ मिलेगी? तीसरी आपको मिलेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान में भी पीरियड्स नहीं होते, और जब क्या कहते हैं लैक्टेशन पीरियड होता है तब भी ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं उनको भी पीरियड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये 3 जगह हो गई आपके पास जहाँ पे आपको फिजियोलॉजिकल मिलेगा, जो नॉर्मली हमें नज़र आता है। अब तीसरा हमारे पास है पैथोलॉजिकल, मतलब कोई गड़बड़ है इसके अंदर, यहाँ पे होने चाहिए थे इस टाइम पे जो कि नहीं हो रहे, सही। तो एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी हमें कब मिलेगा? जब मेंस्ट्रुएशन जो है वो प्यूबर्टी के टाइम पे भी नहीं मिल रही हमें, मतलब प्यूबर्टी का टाइम आ गया है लेकिन मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई है, तो ये क्या है? प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, ट्रू एमेनोरिया। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी एमेनोरिया, जो कि पैथोलॉजिकल है। वो क्या है कि जब आपको एक दफ़ा आ चुका है मेंस्ट्रुएशन, मतलब एक दफ़ा आपको पीरियड्स हो चुके हैं, लेकिन फिर किसी डिजीज़ की वजह से या किसी भी अंडरलाइंग पैथोलॉजिक कंडीशन की वजह से पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। प्राइमरी में क्या है कि एक दफ़ा भी नहीं हुआ है, और सेकेंडरी में क्या है कि 1 टाइम होने के बाद दोबारा नहीं हो रहा है। आई होप कि आपको ये एमेनोरिया वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर आप दोबारा रिवाइंड करके देखेंगे एक दफ़ा तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आई होप सो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिसमेनोरिया। अच्छा, डिसमेनोरिया हम किसको बोलते हैं? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को। किसको बोलते हैं? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को। अब ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हम कब लेबल करते हैं? जब आप पैनाडोल खाएं या कोई भी पेन किलर आप खाएं फिर भी आपको पेन का रिलीफ ना हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिसमेनोरिया। ये हम इस चीज़ को नहीं लेबल कर सकते कि अगर आपने पैनाडोल खा लिया है, कोई भी पेन किलर खा लिया है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो आपको पेन होता है, तो अगर आपका पेन ठीक हो जाता है तो फिर हम उसको डिसमेनोरिया लेबल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने पेन किलर खाई है फिर भी आपको पेन रिलीव नहीं हो रहा है, तो फिर हम उस चीज़ को क्या लेबल करेंगे? डिसमेनोरिया। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमेनोरिया। अब पॉलीमेनोरिया क्या है कि आपको एबनॉर्मली फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होना। पॉलीमेनोरिया मैंने आपको क्या बताया कि एबनॉर्मली फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होना। आप किस तरीके से कि जैसे आपकी 28 डेज़ की साइकिल होती है, तो पहले आपको जैसे आए फिर 28 डेज़ के बाद दोबारा आए, तो इन 28 डेज़ का जो बीच में हमारे पास गैप होता है, एक साइकिल और दूसरी साइकिल के दरमियान सेम टाइम पीरियड होता है, तो एक साइकिल और दूसरी साइकिल के दरमियान में भी आपको दोबारा हो जाना, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमेनोरिया। जैसे ये है आपको यहाँ पे मंथ, जैसे जून में हुए आपको, फिर आपको सेम डेट पे जुलाई में हुए, सही है, लेकिन जो बीच में आपको गैप है जिसमें आपको नहीं हो रहे थे और नहीं होने चाहिए, उसमें भी आपको मेंस्ट्रुएशन का होना इज कॉल्ड पॉलीमेनोरिया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है बेसिकली कि प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब इफ़ अ फीमेल जो है, अगर एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन। अब कॉन्ट्रासेप्शन के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मोस्टली ये 2 मेथड्स हम यूज़ करते हुए देखते हैं। एक है हमारे पास रिदम मेथड और एक है हमारे पास हार्मोनल मेथड। रिदम मेथड में क्या है कि बेसिकली आपको क्या करना है? इंटरकोर्स अवॉइड करना है, वो क्या है आपके पास? रिदम मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। और हार्मोनल मेथड क्या है कि बेसिकली आप एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आप क्या कहते हैं फीमेल को क्या करवाते हैं? बेसिकली फ़ीमेल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं। किसकी करवाते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की। अब हमारे पास ये हम सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं लैब्स में, तो उसकी क्या कहते हैं, अगर वो हम एडमिनिस्टर करेंगे तो उससे ओव्यूलेशन नहीं होगी, और एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं बेसिकली।
तो इससे क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्शन की जा सकती है। एक ये हो गया हार्मोन, क्योंकि आप हार्मोन्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं ना, तो एक हो गया आपके पास हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और एक हो गया आपके पास रिदम मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी क्या होती है बेसिकली कि एक फीमेल की इनएबिलिटी टू बिकम प्रेग्नेंट, मतलब किसी भी कॉज की वजह से वो जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसने कोई कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज़ नहीं किया है, वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है, वो इनेबल है टू गेट प्रेग्नेंट। अब ये इसके बहुत सारे हमारे पास अंडरलाइन कॉजेज़ हो सकते हैं कि उसको कोई भी यूट्रस का ट्यूमर हो सकता है, कोई ओवरीज में मसला हो सकता है, कोई ट्यूब में मसला हो सकता है। एनी पैथोलॉजिकल कॉज कैन कॉज स्टेरिलिटी, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रासेप्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है वो है फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड बेसिकली वो होता है कि जिस पीरियड में फीमेल कैन गेट प्रेग्नेंट, मतलब ज़्यादा चांसेस होता है फीमेल का टू गेट प्रेग्नेंट। अब वो कब कब होता है? 1 डे बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से एक दिन पहले, एंड ओव्यूलेशन के एक दिन बाद हाई चांस होता है फीमेल का टू गेट प्रेग्नेंट। क्यों चांस होता है? क्योंकि एलएच सर्ज हुई भी होती है, ओव्यूलेशन हुई भी होती है। ओव्यूलेशन हुई भी होती है, ओवम बाहर आया हुआ होता है, ट्यूब में होता है, क्या कहते हैं, फिर हमारे पास वहाँ से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के जरिए स्पर्म आ जाता है। तो जब ओवम बाहर ही है तो वो आसानी से आपके पास फर्टिलाइजेशन हो सकती है। मैंने आपको क्या बताया, फर्टाइल पीरियड कौन सा पीरियड है जिसमें फीमेल कैन ईजिली बिकम प्रेग्नेंट, और वो कब से कब तक होता है? 1 डे बिफोर ओव्यूलेशन एंड 1 डे आफ्टर ओव्यूलेशन। 82 से इतनी ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।